Good morning. Today we are ready for study of microeconomics. In the microeconomics, we learnt about the demand analysis, and in the demand analysis, what is the definition of the demand, definition of the price, law of demand curve, law of demand curve, and price elasticity of the demand. And in the next video, in this video we have learned about the indifference curve, definition of the indifference curve, scale of preference, and map of the indifference curve. Today we are ready for the study of the assumption of the indifference curve. जब हम उदासीनता वक्र की परिभाषा की बात करते हैं, उदासीनता वक्रों के मानचित्र की बात करते हैं, या उदासीनता वक्र का जो विश्लेषण पढ़ते हैं, तो हमें कुछ मान्यताएं मानकर चलनी पड़ती है, तभी हमारा जो अधिमान वाला है, अधिमान माप, और अधिमान माप के आधार पर जो हम इंडिफरेंस कर्व की डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ए बी सी डी ई इत्यादि की बात करते हैं, तो वह व्यवहार में हमें उस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कुछ मान्यताएं मानकर चलनी पड़ती है, और उन मान्यताओं के सहारे ही हम अपने स्केल ऑफ प्रेफरेंस को अधिक अच्छी तरह से स्पष्ट कर पाते हैं। इंडिफरेंस कर्व की जो एनालिसिस है वह तभी सही मायने में स्पष्ट हो पाएगी जब हम कुछ अजम्पशन मानकर चलते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा अजम्पशन नहीं है, दो तीन मुख्य अजम्पशन है, उसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप अच्छी तरह से समझ लें। उसमें यह है कि पहला, उपभोक्ता को अपने जो वह वस्तुओं का संयोग उपभोग के लिए यूज करता है, उसके संबंध में उसे पूरी जानकारी होती है। यानी उपभोक्ता के पास उपभोग संबंधी निर्णय लेने की पूरी क्षमता होती है, या उसे निर्णय लेने की पूरी जिसे कहना चाहिए काबिलियत या क्षमता है कि वह कौन सा कॉम्बिनेशन वस्तुओं का चयन करें जिससे उसे अधिक से अधिक संतुष्टि हो सकती है। पहली मान्यता हमारी यह है कि उपभोक्ता के पास उपभोग संबंधी निर्णय लेने की पूरी जानकारी है। उपभोक्ता के पास उपभोग संबंधी निर्णय लेने की, मैं लिख लेता हूं, उपभोक्ता के पास उपभोग संबंधी निर्णय की पूरी जानकारी रहती है। अर्थात इसमें हम कुछ बिंदु और अधिक स्पष्ट कर लेते हैं ताकि समझने में आपको आसानी रहती है कि उसे जो विभिन्न संयोग है, इन पर वह एक्स और वाई की अलग अलग मात्राओं का उपभोग करता है, तो वस्तु और सेवाओं का उसे पूरा जानकारी रहती है कि किस वस्तु से, किस सेवा से उसे कितना संतोष मिलेगा। तो वस्तु सेवा संबंधी उसे पूरी जानकारी है। उसे इस बात की भी जानकारी रहती है कि किस संयोग से कितनी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, या आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता कितनी है संयोग में। तो पहला है, आप कह सकते हैं कि उसे वस्तु, उपभोग की वस्तु और सेवा के संबंध में जानकारी रहती है। दूसरा, संयोग जो है, वस्तु संयोग से आवश्यकता पूरी करने की क्षमता, उसे पता रहता है कि किस संयोग में कितनी क्षमता से उसकी आवश्यकता पूरी हो सकती है।
दूसरा बाजार संबंधी भावों की जानकारी रहती है उसे, बाजार भावों की जानकारी, किन किन वस्तुओं की कितनी प्राइस है। इसके अलावा उसे मौद्रिक आय की जानकारी है कि उसके पास कितने पैसे हैं और उन पैसों से कितनी वस्तुओं का कितना कितना सहयोग खरीदा जा सकता है। तो हम जब इंडिफरेंस करो की बात करते हैं, फिर इस इंडिफरेंस करो के आधार पर जब हम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे तो ये सब बातें हमारे सामने होगी कि वह कौन सा सहयोग चुनता है, वस्तुओं के भाव कितने हैं और उन भावों को अपनी आय से तुलना करके देखता है क्या वह अपनी आय जो उसके पास दी हुई है उस दी हुई आय से कितनी वस्तुएं खरीद करके अधिकतम संतोष प्राप्त कर सकता है। तो पहली हमारी जो उदासीनता वक्रों के संबंध में जो मान्यता है वह है कि उपभोक्ता के पास उपभोग संबंधी निर्णय की पूरी जानकारी है, पूरी क्षमता है। दूसरी जो मान्यता है वह यानी कंज्यूमर उपभोक्ता वह वस्तु समूहों के बीच तुलना कर सकता है। यह द efficiency of the comparison between the combination of the different goods, यानी कंपेरिजन करने की उसमें क्षमता है कि किस प्रकार किस संयोग से कितना उसे संतोष प्राप्त होता है। तो वह वस्तु समूहों के बीच तुलना कर सकता है। और इसके अंतर्गत दो तीन बातें हैं कि यदि वह जैसे दो वस्तुएं हैं, ए वस्तु समूह ए और वस्तु समूह बी, इन दो वस्तु समूहों के बीच में वह देखता है कि कौन सा वस्तु समूह उसे कितना अधिक संतोष देता है। अर्थात मैं यूँ कहूँ कि वह यह कंपैरिजन करके देखता है कि यदि ए वस्तु समूह ज़्यादा संतोष देता है बी वस्तु समूह से, तब ही प्रिफर द ए इन कंपैरिजन ऑफ बी। और यदि बी वस्तु समूह से ज़्यादा संतोष देता है तो क्योंकि यहाँ मैंने बात ऊपर लिखी है कि तुलना करने में उन क्षमता है, बी वस्तु समूह इसमें भी एक्स और वाई वस्तुएं होगी, इसमें भी एक्स और वाई वस्तुएं होगी, तो बी समूह यदि ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन देता है ए की कंपैरिजन में तो ही प्रिफर बी, वो बी को प्रेफरेंस देगा। और यदि दोनों में के बीच में बराबर बराबर संतोष मिलता है तो वह तटस्थ है कि वस्तु समूह ए को चुनता है या वस्तु समूह बी को चुनता है। तो एक तो बात यह आई कि कौन से वस्तु समूह से कितनी उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है। फिर तुलना के बीच में जो है वह है जिसे कहना चाहिए कि अधिमानों या पसंद के परस्पर वह जो है वह संगति का संबंध जो है, संगति का संबंध, संगति संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन, जो ट्रांजिटिव रिलेशन है इसको आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें कि ट्रांजिटिव रिलेशन में यह देखा गया है कि जैसे यह आपके सामने इंडिफरेंस कर्व है, इस इंडिफरेंस कर्व में ये बताया गया है कि ए और बी जो है वह ए की उदासीनता वक्र पर स्थित है, अतः यहाँ पर उसे संतोष समान मिलता है। यदि मैं कुछ और उदासीनता वक्र बनाकर इस सवाल को समझाने का प्रयास करूं कि किस प्रकार संगति संबंधों का उपभोक्ता फॉलो करता है, जैसे यह इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट, इंडिफरेंस कर्व सेकेंड और इंडिफरेंस कर्व थर्ड। यहाँ तीन इंडिफरेंस कर्व मैंने खींचे हैं। इसमें थर्ड पर ए संयोग, सेकेंड पर बी संयोग और थर्ड पर सी संयोग लिया। तो अब आप देखिए पहले भी हमने अपनी इसकी धारणा के अंतर्गत बताया था कि ऊंचे वक्रों पर अधिक संतोष और नीचे वक्रों पर तुलनात्मक रूप से कम संतोष मिलता है। तो यहाँ पर यदि ए को अधिक संतोष मिल रहा है बी से, ए ग्रेटर देन बी, अर्थात ए को बी से ज्यादा संतोष मिल रहा है। फिर हम यदि फर्स्ट और सेकंड को कंपैरिजन करें तो यह बी गेट द सेटिस्फैक्शन मोर देन सी, यानी बी को सी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है।
तो हम इन दो के आधार पर हम ट्रांजिटिविटी रिलेशन को देखते हुए कह सकते हैं कि A ग्रेटर देन C, A बिंदु पर C से ज्यादा संतोष होगा। पुनः इसे समझने का प्रयास करें, संगति संबंध है क्या। जिस प्रकार तीन उदासीनता वक्र पर तीन संयोग मैंने बताए हैं, तो ऊंचा उदासीनता वक्र का बिंदु A B से ज्यादा संतोष देता है, B C से ज्यादा संतोष देता है, तो निश्चित रूप से A पर मिलने वाला संतोष C पर मिलने वाले संतोष की तुलना में ज्यादा होगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व के अंतर्गत जो संगति संबंध है उसको लागू किया जाता है या उसकी मान्यता भी हमें माननी पड़ती है कि वस्तु समूह के बीच में वह तुलना करता है और तुलना करके वह उस मुकाम पर पहुंचता है, उस निर्णय पर पहुंचता है कि A का सेटिस्फैक्शन, A संयोग पर मिलने वाला सेटिस्फैक्शन B से ज्यादा है और B पर मिलने वाला संतोष C से ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति पे आप कह सकते हैं कि A पर मिलने वाला संतोष B C से ज्यादा होगा। और यदि एक ही वक्र पर है, जैसा कि पहली वाली बात से स्पष्ट हुआ है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि वह विभिन्न बिंदुओं के बीच में तटस्थ रहता है, क्योंकि एक ही वक्र के सभी बिंदुओं पर मिलने वाला संतोष समान है। इसी प्रकार वस्तु समूह के अंतर्गत तुलनाओं के बीच में हम ये दे सकते हैं कि वह है कि अगर A और B पर समूह A और समूह B यदि दोनों बराबर है, बराबर संतोष दे रहे हैं, दोनों समूह बराबर है, तो ऐसी स्थिति में यह है कि वह दोनों के बीच में तटस्थ रहेगा। और साथ में यह भी है कि यदि A समूह में कुछ इकाइयां अधिक है, तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि A समूह में यदि एक वस्तु की अधिक इकाइयां हैं तो दूसरी वस्तु की है वह इकाइयां कम होगी, अन्यथा वह उसी स्थिति में नहीं रह सकता है, संतोष के समान बिंदु पर नहीं रह सकता है। तो विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ फिर कहना चाहता हूँ कि जो हमने उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस थ्योरी जो पढ़ी, इंडिफरेंस कर्व की जो धारणा पढ़ी, उसके अंतर्गत हमने देखा तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र, जिसका 1881 में एजवर्थ ने दिया था। फिर पेरेटो ने इसमें संशोधन करके विधि को और अधिक अच्छी तरह से इस विधि का प्रयोग किया। उसके बाद में हिग्स और एलन ने भी इस विधि को प्रयोग किया। तो तटस्थता वक्र, जिसमें कि हम एक बार फिर से मैं बात करना चाहता हूं कि यह उपयोगिता का क्रमवाचक विश्लेषण है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि ऊंचे वक्रों पर जो है वह संतोष अधिक मिलता है। अब वो कितना अधिक मिलता है वह गणनावाचक जो है उस एनालिसिस पर नहीं जाता। इसके अलावा हमने उदासीनता वक्रों के जो मानचित्र बताए, जैसे यहाँ पर भी आप देखते हैं उदासीनता या तटस्थता वक्र मानचित्र में आप देख रहे हैं 3 तटस्थता वक्र है, और जैसे उदासीनता वक्र थर्ड का ये बिंदु सबसे अधिक संतोष देता है, एक ही वक्र पर मिलने वाले संतोष के बिंदु समान होते हैं। हाँ, यह जरूर है कि यदि इंडिफरेंस कर्व का एक ही इंडिफरेंस कर्व पर अनेक संयोग है, A B C D E F, जो 5 संयोग बताए 6 संयोग बताए गए हैं, यहाँ X वस्तु और यहाँ Y वस्तु। तो इन संयोगों में आप ये कह सकते हैं कि X और Y वस्तुओं का मात्राएं जो है A B C D, जैसा कि उसने बताया था, फिर एक बार बता देता हूँ कि A B C D सभी समान सेटिस्फैक्शन, इक्वल सेटिस्फैक्शन को शो कर रहे हैं, क्योंकि एक ही इंडिफरेंस कर्व पर स्थित है। लेकिन जो कॉम्बिनेशन ऑफ द कमोडिटी जो है, वस्तुओं के जो इकाइयों का जो संयोग है, वह A पर आप देखिए Y वस्तु ज्यादा है, X कम है, और B बिंदु पर आएंगे तो Y
मात्रा कम करनी पड़ी और x की मात्रा बढ़ानी पड़ी। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि एक ही इंडिफरेंस कर्व पर सेटिस्फेक्शन तो प्रत्येक कॉम्बिनेशन पर बराबर है, लेकिन वस्तुओं का जो उपभोग की जो मात्राएं हैं, इकाइयां हैं, उसमें यह जरूरी है कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाना पड़ेगा। हम आगे की वीडियो में आपको तटस्थता वक्र की जो विशेषताएं हैं उसको समझाने का प्रयास करेंगे कि तटस्थता वक्र, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, जिसकी मुख्यतः 3 प्रकार की विशेषताएं मानी जाती है कि ये दाएं से बाईं और गिरते हुए होते हैं। बहुत कुछ हम तटस्थता वक्रों की विशेषताओं को जब समझेंगे तो ये बात पीछे की वीडियो में हमने जो कही है वो आपकी और ज़्यादा स्पष्ट होती जाएगी, और इन्हीं बातों से जो है हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स से भी ये बातें जुड़ी हुई हैं। तो जो मुख्यतः इसकी विशेषताओं के अंतर्गत हम आगे अध्ययन करेंगे कि दाएं से बाईं और गिरते हुए होते हैं, यह मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होते हैं, कन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं, और ये एक दूसरे को काटते नहीं हैं। इस प्रकार उदासीनता वक्रों की अगले वीडियो में आपको विशेषता समझाई जाएगी। आज हमने जो है वह कि जो हम इनका स्केल ऑफ प्रेफरेंस है या इंडिफरेंस कर्व में जो हम बात कर रहे हैं उसको सही रूप से लागू करने के लिए हमें कुछ मान्यता माननी पड़ती है, और उस मान्यताओं में हमने मुख्यतः 2 बातें मानी कि उपभोक्ता के पास उपभोग संबंधी निर्णय करने की पूरी जानकारी होती है, जिसमें ये 4 बातें ली गई कि उसे वस्तु सेवा संबंधी जानकारी होती है, वस्तुओं में कितना आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है ये जानकारी होती है, भावों की जानकारी होती है, मौद्रिक आय की जानकारी होती है, और दूसरा हमने देखा कि वह विभिन्न वस्तु समूहों के बीच में, संयोगों के बीच में जो है वह तुलना कर सकता है, कौन सा वस्तु समूह बड़ा है, कौन सा वस्तु समूह छोटा है, किसमें कितनी इकाइयाँ अधिक है। और एक महत्वपूर्ण बात जो उसमें आई थी वह है ट्रांजिटिविटी रिलेशंस, जिसमें संगति संबंध में बताया गया था कि A is greater than B and B is greater than C, then A will be greater than C। यह बात संगति के नियम समझ में आई थी। मैं एक बार फिर से आपसे आग्रह करता हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो यह यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर चल रहा है, इसके अंतर्गत स्पेशली ऑर्डिनल एनालिसिस है, उसमें हमारे इंडिफरेंस कर्व बहुत महत्वपूर्ण है। और इंडिफरेंस कर्व में जो बातें आपकी परीक्षाओं में आती है वह इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व के वक्रों की विशेषताएं क्या होती है, उपभोक्ता का अधिकतम संतोष इंडिफरेंस कर्व की सहायता से बताने का प्रयास करें। इस प्रकार से कुछ बड़े सवाल आपके आते हैं, छोटे सवालों में आपको हर जगह मैंने समझाने का प्रयास किया है, आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, एक बार फिर से पढ़ें, वीडियो देखें, और यदि आपको कहीं भी डाउट हो तो फिर वापस पूछें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते रहें, अच्छा सब्जेक्ट है और इससे अर्थशास्त्र का जो है आपका आधार मजबूत होगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे।